रैगिंग किसकी किसके साथ करी है इन बच्चों ने? सर आप शादीशुदा हैं कि नहीं है? लगता है सुनीता सर की गर्लफ्रेंड है। सवाल बड़ा गंभीर है, सुनीता है कौन? तो अब वो जिस भी बैच में जा रहे हैं, सर एक गाना सुना दो। मैं एक छोटा सा इंसिडेंस और बता, तो जैसे ही मैंने वो वीडियो रन किया तो सारे बच्चे एक्साइटेड। हेलो कम्युनिटी मेंबर्स, स्वागत है आप सभी का PW ओनली आईएएस परिवार में। दोस्तों, जब भी अलग सर ने आप सभी लोगों को पढ़ाना स्टार्ट किया, नीट जेई के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट की, तो हम लोग के मन में ना एक हमेशा से छोटा सा डर था कि यार ये सफर, ये रिलेशन, आप लोग तो कॉलेज में चले जाओगे, फिर तो शायद हमें याद ना करो, तो उसमें क्या ये रिलेशन टूट जाएगा क्या हमारा? हम उस टाइम पर आपका सपोर्ट कैसे कर सकते हैं? उसी टाइम पर हम लोगों ने एक रिलेशन यहाँ से भी बिठाया कि आज के टाइम पर यूपीएससी एक बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म है, लोगों के लिए एक बहुत अच्छी करियर अपॉर्चुनिटी है, जो लोग हमेशा चाहते हैं कि हमें इसको लेके आना है अपने साथ, या इसको एटलीस्ट एक बार ट्राई करना है। और ये सपना एक्चुअल में स्टार्ट होता है आपके कॉलेज के दिनों से, बिल्कुल नए नए जब आप कॉलेज में जाते हो, बड़ी एक्साइटमेंट होती है बच्चों को भी। तो इसीलिए हमने एक ऐसा प्लान बनाने की कोशिश की, एक ऐसा प्रोग्राम बनाने की कोशिश की जो हमारा अभी तक का सबसे ज्यादा ड्रीम प्लान था, ड्रीम प्रोग्राम था, और इसका नाम हमने रखा प्रारंभ। प्रारंभ एक ऐसा प्रोग्राम था जहां पर कॉलेज स्टूडेंट्स को ही हम यूपीएससी की प्रिपरेशन इस वे में कराते कि जब आगे आने वाले सालों में आप कंफ्यूज स्टेज में रहोगे कि थर्ड ईयर आगे आप क्या करना चाहिए, यूपीएससी में बहुत रिस्क है, इधर उधर करना चाहिए, आपको वो डाइवर्जन ही नहीं देना है हमें। हम पहले से ही आपको हर एक चीज पर तैयार कर देना चाहते हैं ताकि थर्ड ईयर तक आते आते बिल्कुल क्लियर रहो अपने माइंडसेट के साथ कि आपको अगर यूपीएससी करनी है तो आपकी प्रिपरेशन ऑलरेडी डन है। और इन सब चीजों को करने के लिए ना, पूरे प्रोग्राम को रन करने के लिए, शायद मैं यूं बोलूं कि ये हमारे लिए सबसे बड़ा एक्साइटमेंट था कि हमने इस प्रोग्राम को रन किया और इसको सक्सेसफुली कनेक्ट कर रहे हैं हम लोग। सर जब बात एक्साइटमेंट की हो रही है तो मैं आपको बताता हूँ कि जब ये पूरा प्लान एकदम प्रिपेयर्ड हो गया तो फिर मुझे बोला गया कि सर यू नीड टू स्टार्ट दिस बैच। इस बैच को हम लोग पॉलिटी और हिस्ट्री के साथ शुरू कर रहे हैं, तो आप इसको स्टार्ट करिए। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। देखिए, जब भी कोई नई बैच होती है, हम नए स्टूडेंट्स के साथ मिलते हैं, तो वो एक्साइटमेंट बड़ी नेचुरल होती है, क्योंकि यहाँ पता था कि अलग अलग डाइवर्स बैकग्राउंड से बच्चे आएंगे। कोई IITs में है, कोई मेडिकल में है, कोई मैनेजमेंट में है, कुछ बच्चे ह्यूमैनिटीज़ के होंगे, और बच्चा +2 करके आया हुआ है, तो वहां उन्हें पढ़ाने की बहुत एक्साइटमेंट मेरे अंदर भी थी। बिल्कुल, मैं सबके साथ ही हुआ है। बिल्कुल सर। तो मैं पहली क्लास में अपने गया, एशियंट हिस्ट्री मुझे स्टार्ट करना था। मेरी उस समय ऑफलाइन क्लास चल रही थी, तो पीस पकड़ा हुआ था, वो मीन्स वाला, एडवांस मीन्स वाला पीस एकदम बढ़िया चल रहा था। और मैं क्लास में गया और मैंने पहली क्लास ले ली। पहली क्लास जब मैंने ली तो ना तो मैं उन्हें समझ आया और ना वो मुझे समझ आए। उसके बाद फिर मुझे लगा कि ये कैसे चल रहा है, मतलब ये बच्चे किस तरीके के हैं, ये बच्चे कहाँ से आए हैं। मुझे ये समझ में आया कि वैसे तो हर बच्चा अलग होता है, हर बैच अलग होती है, उस बैच को और उस बच्चे को समझना पड़ता है। पहली क्लास के बाद मैंने रियलाइज किया कि मुझे इन बच्चों को समझना पड़ेगा। एक्साइटमेंट के बियॉन्ड जाके, एक्साइटमेंट अच्छी बात है, लेकिन उसके बियॉन्ड जाके बच्चे को समझना पड़ेगा। तो मैंने रियलाइज किया कि ये बच्चा अभी +2 करके आया है, फुल ऑफ एनर्जी है, एकदम एनर्जी के साथ यूपीएससी के लिए डेडिकेट, जिसको कहते हैं प्योर ड्रीम। प्योर ड्रीम का मतलब ये है कि जब हम ग्रेजुएशन मास्टर्स करके आते हैं, बड़ा कैलकुलेट करके आते हैं यूपीएससी में, ये करते हैं, ये करते हैं, ये करते हैं, दैट इज ऑल्सो अ ड्रीम। बट यहाँ पे प्योर ड्रीम लेके बच्चा आता है कि नहीं करना है, और वो इस प्रिपरेशन में आ गया है। जब मैंने उस बच्चे को देखा तो मुझे समझ में आया कि मुझे इस बच्चे के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा। जब मैं कनेक्ट करूंगा तब जाके रियल जर्नी शुरू होगी। और उसके बाद मैंने उन बच्चों के साथ कनेक्ट किया और मैंने कहा कि देखो, हिस्ट्री आप फील करो, यूल फील हिस्ट्री, यूल गेट इट। और फिर मैंने जब उनको हिस्ट्री को फील करवाया तो मुझे रियलाइज हुआ कि ये बच्चे जो एनर्जी लेकर आए हैं उसे कैपिटलाइज करना बहुत जरूरी है, और उसे कैपिटलाइज करने के लिए बस हमें एक पीस पकड़ना है इन एस्पिरेंट्स के साथ। अब उसमें हर तरीके के बच्चे होते हैं सर। जैसे जब शुरुआत की तो क्लास में आ गया एक रिपीट गैंग, ये एक नए तरीके का गैंग था सर। अब कुछ भी पढ़ा दो, यू आर टीचिंग एवरीथिंग, उसके बाद कुछ बच्चे आएंगे बोलेंगे सर रिपीट सर, रिपीट सर, रिपीट सर, दे विल आस्क यू टू रिपीट एवरीथिंग। तो मुझे शुरू में तो लगा ये क्या है, मतलब बार बार मैं रिपीट ही करता रहूंगा तो पढ़ाऊंगा कब। लेकिन फिर रियलाइज किया कि नहीं, ये बच्चा अभी +2 करके आया है, उसे फंडामेंटल्स क्लियर करने के लिए कई बार रिपीटेशन रिक्वायर्ड होगा। उसमें 5 पॉइंट्स मैंने बताए, अब 5 बच्चे आके एक एक बोल देंगे रिपीट करने को, सारे रिपीट करो। मेरे साथ भी ऐसा ही एक इंसिडेंस हुआ था जी। मतलब मैं समझ सकता हूँ कि वो बच्चे आए हैं, बहुत फुल ऑफ एनर्जी हैं, बट हमारी फ्रीक्वेंसी को उनके साथ रेजोनेट कराना ये भी हमारे लिए एक बड़ा टास्क था। पहली क्लास में बच्चा बहुत कंफर्टेबल फील करता है क्योंकि आप इनिशियल दौर पे चल रहे हैं, बट जैसे जैसे चीजें डिफिकल्ट होने लगती हैं बच्चा घबरा जाता है कि वो कैसे मैनेज करेगा इन सब चीजों के साथ। जैसे मैं एक छोटा सा इंसिडेंस आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। पहली क्लास बहुत अच्छी थी, मतलब पीपल वर वेरी एक्साइटेड कि वो इतिहास समझ के आ चुके थे, वो सर के साथ बहुत अच्छे से डेवलप हो चुके थे। तो मेरे साथ मैंने सोचा कि थोड़ा ज्योग्राफी एक टेक्निकल सब्जेक्ट है, इसको थोड़ा फनी वे में लेके जाता हूँ।
मैंने पहली क्लास में उनको इंट्रोडक्शन दिया, प्रॉपर ज्योग्राफी के साथ कनेक्ट किया, दे वर वेरी एक्साइटेड। बट नेक्स्ट डे व्हाट हैपेंड, इट वाज द टाइम जब उनको अब असली चैलेंज के साथ गुजरना था। तब मैंने उनको समझाना शुरू किया कि बेटा माउंटेन्स ऐसे बनते हैं, तो जब भी एक फोल्ड माउंटेन बनता है तो उसके नीचे गड्ढा बनता है जिसको डिप्रेशन कहते हैं। बच्चा कहता सर ये डिप्रेशन स्ट्रेस और एंजाइटी तो नहीं है? मेरे को भी लगा ये स्ट्रेस है या एंजाइटी है, मैं खुद भी परेशान था और हैरान था। फिर मुझे समझ में आया कि यस, इनके अंदर एनर्जी है, इनके अंदर जानने की उत्सुकता जरूर है, बस इस उत्सुकता को, इस क्यूरोसिटी को मेरे को समझना है। मैं डायरेक्टली इनके साथ उस लेवल पे नहीं जा सकता, बट अगर इनका फाउंडेशन मैंने स्ट्रॉन्ग कर दिया तो ये बच्चे जरूर फ्लरिश करेंगे। दैट्स व्हाट आई हैव रियलाइज्ड इन दिस बैच। और आगे चल के जैसे जैसे आगे बढ़ती गई ना कहानी, ये खुद से ऐसे बोलने लगे, अच्छा सर सिर्फ हिमालय घूमने के लिए नहीं है, हिमालय को हमने समझ लिया है कि ये कैसे बने हैं आखिर। ये शायद आपके साथ भी ऐसा कुछ इनिशियल क्लासेस। एक बात और है सर, देखिए ये तो बात तय रही कि जितनी एक्साइटमेंट थी उतना रियलाइज हुआ कि ये बच्चे जो हैं इनके साथ मगअप करना, इनके साथ मिक्स होना एक चैलेंज भी है। बिल्कुल उन्हें सही बात। समझना एक चैलेंज है। लेकिन एक बात मुझे बताइए सर कि रैगिंग किसके साथ करी है इन बच्चों ने? ये मेरे साथ बहुत बार हुआ है। पहली बात तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा किस सेंस में रैगिंग की बात कर। सर बताइए, रैगिंग मतलब आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा था? बच्चों ने क्या रैगिंग करी है? मतलब रैगिंग के लिए सर हम लोग कॉलेज में जब जाते थे तो सीनियर हमारा इंट्रो लेता है, ये बच्चे पूरा इंट्रो लेते हैं। मेरे से पूरा इंट्रो लिया इन्होंने। पहले सबसे पहला इंट्रो, सर आपका नाम क्या है? मैंने अपना नाम बताया। फिर कहते मैं ज्योग्राफी पढ़ाता हूँ। मैंने मैप जब बनाया तो वो मुझसे बार बार चाहते हैं कि मैं उस पर पॉइंट आउट करके बताऊं कि मैं कहाँ से हूँ। फिर मैंने वो भी बताया। फिर उनका एक अलग डिस्कशन था, एक अलग जानकारी वो चाहते थे मुझसे कि सर आप शादीशुदा हैं कि नहीं है। तो मैंने जब इस सवाल को इग्नोर किया और मैंने चाहा कि सिर्फ क्लास को अलाइन रखें सिर्फ सब्जेक्ट पे ही, तो फिर एक कमेंट आया कि नहीं सर की हाथ में अंगूठी है, शादीशुदा तो होंगे ही। फिर अगला सवाल उनका यह है, सर हनीमून पे कहाँ गए थे? तो ये भी लोकेट करके बता दें। वो ज्योग्राफी को मेरी लाइफ के साथ जो उन्होंने रैगिंग की है ना उन्होंने मेरी, दैट वाज वेरी डिफिकल्ट। सर आपका क्या एक्सपीरियंस इसमें सर जैसे मतलब क्वेश्चंस तो वो हमेशा ही पूछते हैं सर। मेरे साथ ऐसा हुआ एक बार कि मैं इनको साइंस पढ़ा रहा था। साइंस में मैं इनको इको समझा रहा था कि भाई देखो एक इको होता है, एक रिवर्बरेशन होता है। तो मैंने बताया कि देखो इको में जब आप पहाड़ी पर जाके चिल्लाओगे ना ऐसे सुनीता, तो आपको उधर से आवाज आएगी सुनीता सुनीता सुनीता। अब वहां पे बच्चे बोल रहे हैं कमेंट सेक्शन में, लगता है सुनीता सर की गर्लफ्रेंड है। वो पूरी वहां पर राम कहानी उन्होंने पूरा रिलेशन बिठा दिया सर हमारा। सवाल बड़ा गंभीर है। सुनीता है कौन? ये आपको बताना तो पड़ेगा। अरे सर सच में कोई नहीं है, मतलब ऐसा कुछ नहीं है सर। एक्चुअल में क्या है ना कि ये जो बच्चे हैं इनको ना ऐसे ही इनोवेटिव तरीके से हमें पढ़ाना पड़ता है। आप लोगों ने भी एक्सपीरियंस किया होगा कि हम कुछ भी चीज जब पढ़ाते हैं, मान लीजिए साइंस का डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट है क्रोमोसोम को पढ़ाना, उस डिफिकल्ट क्रोमोसोम के कॉन्सेप्ट को पढ़ाने के लिए ऐसे ना एग्जाम्पल्स लेने पड़ते हैं ताकि इनका मेमोरी इस तरीके से बंध जाए कि वो इनको ना 3 साल बाद एग्जाम देना है, लेकिन अब ये कहानी ना अब ये 3 साल तक नहीं भूलेंगे। तो मेरा और सबका यही तरीका होता है कि हम इनको किस तरीके से इंजॉयमेंट के साथ भी पढ़ा दें, लेकिन एक ऐसा इम्पैक्ट डाल दें इनके दिमाग में, एक ऐसा पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन इनके साथ में रहे कि वो 3 साल क्या मुझे लगता है मरते दम तक इनको याद रहेगा। बहुत अच्छे से फील किया जी, क्योंकि पहली बार होता है बच्चे को जब बताना हो कि सर ये पहाड़ कैसे बना होगा। हाँ। तो मैं बोलूंगा 2 प्लेट्स टकराई थी, ये उनकी मेमोरी में जा ही नहीं सकता, क्योंकि हमारे खुद के लिए ये समझना बहुत मुश्किल होता है कि पास्ट में ऐसा हुआ हो। फिर जब मैंने उनको समझाया दे वर 50% ओके, बट जब उन्होंने वीडियो देखा कि माउंटेन्स कैसे बनते हैं, पूरा एनिमेशन के पूरा इनोवेशन, पूरा एनिमेशन था उसमें। और एक बात मैं भी जानता हूँ कि जो पिक्टोरियल मेमोरी है, जो विजुअल मेमोरी है, वो आपकी सबसे बेस्ट मेमोरी होती है। और हमें ये भी तैयार करना है कि ये बच्चे 3 साल तक जो मैं आज कंसेप्ट पढ़ा रहा हूँ उसको याद भी तो रखें। अब ये उनके दिमाग में बैठ गया कि सर हिमालयास ऐसे बने हैं, ये प्लेट्स ऐसे टकराई थी, ये समुद्र ऐसे बना है, वो उनके दिमाग में छप चुका है। रादर देन व्हाट आई वांट टू से कि हाँ वो इंस्टाग्राम पे इतनी रील्स की अपनी मेमोरी अपने दिमाग में डालते हैं, उससे बढ़िया वो ऐसी अच्छी चीजों को अगर ग्राफिक्स में अपने दिमाग में फिट कर लें तो इट विल डेफिनेटली हेल्प देम आउट। सर वैसे तो देखिए मतलब इस बैच में जो भी स्टूडेंट्स थे उनके साथ बड़ी प्लीजेंट मेमोरी रही है। जैसे मैं बता रहा था कि परदेसी वर्ड है, उसका कभी कुछ और कैनोटेशन था। वैसे मतलब होता है कि कोई फॉरेनर हो, बट हमारे इंडिया में परदेशी वर्ड है सिंगल कैनोटेशन की वो कोई स्ट्रेंजर है। जैसे यहाँ ने बताया कि देखो एक गाना है कि परदेसी उसे ना आखिया मेरा ना, तो यहाँ का मतलब ये नहीं है कि वो कोई फॉरेनर है, यहाँ मतलब ये है कि वो स्ट्रेंजर है। तो अब वो जिस भी बैच में जा रहे हैं, सर एक गाना सुना दो
मैंने गाना सुनाने थोड़ी आया हूँ मैं यहाँ अगर मुझे शायद ये सुनाना चाहिए था, परदेसी परदेसी जाना नहीं। गाना। तो सर देखिए वहां पे क्या हुआ कि हम तो जैसे इन स्टूडेंट्स के साथ इस तरीके से जो हमने कॉमिक तरीके से पढ़ा, बड़ी अच्छी प्लीजेंट मेमोरी रही। लेकिन सर मैंने एक शिफ्ट देखा स्टूडेंट्स में, आई गॉट अ शिफ्ट। और शिफ्ट वो था कि जैसे मेरी एशियन की क्लास हुई, उसके बाद मेडल की क्लास में गैप आया, और जब मैं एशियन के बाद मेडल की क्लास में गया तो मुझे बड़ा ड्रास्टिक शिफ्ट देखने को मिला। और उस शिफ्ट में मुझे एक चीज रियलाइज हुई सर, जैसे कि मैं मेंटोर्स से बात करता रहता हूँ, मेरी आदत है, मेरी मेंटोर्स के साथ बड़ा अच्छा मेरा मतलब एक बिल्डअप है, मैं जब भी जाता हूँ उनसे मिलता हूँ। और एक फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव ये होता है कि स्टूडेंट क्या सोच रहा है, उसका क्या लेवल है, क्योंकि वो लगातार मेंटोर से कम्युनिकेट करता है, तो वो वहां से पता चलता है, वो फीडबैक, वो आइडिया, जो चेंजेस रिक्वायर्ड है, वो मेंटोर से पता चलता है, बिकॉज दैट डायरेक्टली कनेक्टेड, वो एक लिंकिंग पॉइंट है हमारे और एस्पिरेंट्स के बीच में। तो ये समझ में आया कि जैसे जब मैं अगली क्लास में गया मेडवेल के, तो उनके क्वेश्चन के पूछने का लेवल अप था। जी हाँ, इन कंपैरिजन टू द लास्ट क्लास दैट वाज अप। तो मैंने रियलाइज किया कि ये जो मैच्योरिटी उन्होंने गेन करी थोड़े समय में, जो शुरू में हम बहुत मजेदार तरीके से थोड़े चैलेंजिंग फील कर रहे थे, वो चैलेंज अगेन एक्साइटमेंट में चेंज होना शुरू हुआ जब हमने अपने सामने उनका लेवल अप होते हुए देखा। मेंटोर्स से बात करते हुए ये समझ में आया कि उनके क्वेश्चंस वैसे भी जेन्युइनली ऊपर हो गए, जो चैट बॉक्स में चलो दिख रहे हैं, जो अप हुए हैं वो अप हुए हैं। तो एक जो मेंटोरशिप का बैकअप उनको मिला है, उससे बहुत बढ़िया शिफ्ट देखने को मिला है। मेंटरशिप का लेवल बड़ा बेहतरीन है सर। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि एक मेंटोर से मैं बात कर रहा था, बड़ा कॉमिक सा वो भी इंसिडेंट है। तो वो बता रहे थे कि सर हमारा क्या है कि बच्चे ने वो फॉर्म फिल कर दिया, जब उन्होंने फॉर्म फिल कर दिया तो हमने उनको कॉल किया, कम्युनिकेट करके उनके आपने क्लास में डाउट रिजॉल्व कर दिया, हमने उनको कॉल करके कम्युनिकेट करके उनके सारे डाउट्स रिजॉल्व कर दिए। उसके बाद फिर क्या होता है, कई जूम सेशंस वगैरह भी ले लेते हैं। जूम सेशंस हुए, उन जूम सेशंस में भी वो बच्चे कनेक्ट करते हैं, उनसे सारे डाउट सॉल्व हो गए। तो जो उनके मतलब मेंटरशिप टीम के हेड थे, वो उनसे क्या कह रहे हैं कि अभी तो तुम्हारा यहाँ बैठने का 1.5 घंटा रह गया है, तो तुम ऐसा कर एक एक करके सारे बच्चों को कॉल कर लो। तो वो मुझको बता रहे थे, जो मेंटोर थे जिनसे मैं बात कर रहा, तो बोले कि अरे सर उनके दिमाग में डाउट आने तो दो, आप तो हाथ पकड़ पकड़ के डाउट सॉल्व कर रहे हो। तो मुझे रियलाइज हुआ कि मेंटोरशिप हमेशा मिथ हुआ करता था यूपीएससी प्रिपरेशन में। बिल्कुल, इट वाज ऑलवेज अ मिथ। लेकिन इसका जो रियलाइजेशन यहाँ हुआ है इवन इन दिस प्रारंभ बैच, और उसने जो लेवल अप किया है स्टूडेंट्स का, वो हमने अपने सामने ड्यूरिंग द कोर्स देखा है, वो लेवल इसी में वो देखा है। इसी में ना सर एक बहुत ही एड ऑन पॉइंट मुझे भी इसमें लगा कि एकेडमिक टीम का यहाँ पर एक और जिक्र करना चाहूंगा मैं। जी, उन्होंने जिस हिसाब से बच्चों के क्लास नोट्स देना स्टार्ट किए, फिर ना अब एनसीईआरटी का पहाड़ देखा है आपने सर? बिल्कुल सर, बिल्कुल। ऐसे उठता ऐसे एनसीईआरटीज भी आ जाती हैं। हाँ सर, वो न्यू मेरे हिसाब से तमिलनाडु 50-55 किताबों का गट्ठल बन जाता है। बिल्कुल सही बात है। उन्होंने क्या किया है कि इस एनसीईआरटी बुक को समराइज करके, आप पॉलिटी पढ़ने जाएंगे तो सर 6th की, 7th की, 8th की, 9th की, 10th की ऐसे पढ़ते रहेंगे। उन्होंने एक किताब बनाया कि भाई पॉलिटी की लो पुड़िया, एक किताब है, इसको पढ़ो, पूरा पॉलिटी तुम्हारा एनसीईआरटी लेवल पर खत्म हो जाएगा। तो ये एक बहुत अच्छा एड ऑन मिला मुझे। और जो हम लोग इसके पहले पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन वगैरह की बात कर रहे थे, तो वो भी इसको इस हिसाब से इस किताब में इम्बाइब कर दिया था ना इन्होंने, वो बहुत ही सही इनोवेशन लगा। और मुझे लगा कि ये बच्चों को, जैसे पहले वो होता नहीं घोड़े के सामने ऐसे लगा देते हैं हम लोग, इधर उधर नहीं पे हिट कर दो, बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, एक एम मिल गया, पकड़ लो, इसी से सब पार हो जाएगा। तो ऐसी किताबें भी उनको बहुत ज्यादा हेल्पफुल नहीं है। सबसे बड़ा चैलेंज होता था सर ये पुराने जमाने में, जब आप देखोगे ना तब आपको लगेगा भी उसमें कि पहले मैं 6th की एनसीईआरटी पढ़ रहा हूँ, एक टॉपिक आता है, वही टॉपिक 9th में आता है, बिल्कुल, फिर मैं वापस 6th की पढ़ता हूँ। हाँ। तो जब हमने डिजाइन किया था, जब मैं पढ़ाने भी लगा था, तब हमने शुरू से यही मतलब इसको कॉम्पैक्ट कर दिया था कि सारी चीजों को हमने कंसोलिडेट कर दिया। एग्जैक्टली। तो वैसे ही उनको जब मटेरियल मिला ना, तो मैंने भी सर की बात से भी मैं सहमत हूँ कि 4th 5वीं क्लास तक आके आपको पता लग जाता है कि बच्चे का लेवल अब बढ़ चुका है, अब वो तुम्हारे साथ रेजोनेट कर रहा है। नाउ गो विद द फ्लो। पहले 3 दिन तुम्हें लगेगा, 4th 5th डे ही इज वेरी फाइन विद यू। दैट्स व्हाट आई हैव आल्सो रियलाइज्ड। बिल्कुल सर, ये बिल्कुल जेन्युइन चीज रही सर। इसमें जैसे एक मैं ये भी बताता हूँ कि एक और बढ़िया चीज जो समझ में आई ना, वो हमेशा आंसर राइटिंग को लेके थी। ये लोग, अब हम लोग क्या ही एक्सपेक्ट करेंगे, 12th क्लास का बच्चा आके यूपीएससी का आंसर लिख रहा है ना, सही बात, उसमें उतना नहीं जाता है, लेकिन फिर भी बच्चे आंसर्स लिख रहे हैं, अच्छे आंसर्स लिख रहे हैं, और इम्प्रूवमेंट भी क्लियरली विजिबल है। मतलब हम लोग अगर किसी एक स्टूडेंट की कॉपी का सीरीज निकाल के देखें ना, पहले क्या लिखा था, हो सकता है माइनस में नंबर मिले उसे लेकिन फिर उसने 0 पर आया, 1 पर आया, 2 पर आया, लेकिन आज के टाइम पर वो 4 नंबर 5 नंबर लेके आ रहा है, जो कि यूपीएससी स्टैंडर्ड में भी 50% के आसपास नंबर मिलते हैं। बिल्कुल सही बात। तो अब वो उस स्टैंडर्ड को मैच करने लगा है। सिमिलरली मैं हमेशा से इस चीज का ट्राई करता था अपने क्लासेस में कि बच्चे तो फुल ऑफ एक्साइटमेंट, सब कुछ है। यूजुअली क्लासेस में क्या होगा कि जब भी आप किसी को बोलने जाएंगे ना कि चलो अब तुम्हारे टेस्ट लेने का बारी आ गया, सब भागते हैं उससे। लेकिन हम लोग इतने फनी वे में पढ़ते थे उस चीज को। सुनीता वाला एग्जाम्पल जैसे मैंने बताया, तो उसके बाद जब मैं पूछूंगा ना कि सुनीता समझ में आ गई, अब यूपीएससी समझाते हैं,
यूपीएससी के क्वेश्चन उनके सामने लगाए, 95% बच्चों के सही आंसर आ रहे हैं। इतना सही कॉन्फिडेंस बिल्ड होता था उनका उनसे, वो एकदम ना एक्साइटमेंट में एकदम लदे हुए होते थे कि क्वेश्चन आ गया सर, बस अब लगाना है लगाना है लगाना है लगाना है, और सब सही करते थे। वो बहुत सही मोमेंट लगा मुझे अपने साथ असली में। तो उसी के बाद ही पता लगता है हमें। जी। हम पढ़ा जाते हैं, बच्चे को समझ में कैसे आया, उसको इम्प्लीमेंट कहाँ करना है, उसका अप्लाइड पार्ट तो क्वेश्चन ही है। एंड इनफैक्ट मैं आपके आंसर राइटिंग वाली बात से भी बिल्कुल सहमत हूँ। कैसे शुरुआत में बच्चा चाहता है कि सर हमें PYQs तो होने लग रहे हैं हमसे, बिल्कुल। बट आंसर राइट करना सिखा दे हमें। तो मैंने उनको एक छोटा सा स्ट्रक्चर दिया। पहले वो बच्चे सीधी पेज पे जो लाइन वाली हमारी नोटबुक होती है उस पे लिखा करते थे। मैंने सिर्फ एक छोटी सी बात बताई उनको। मैंने बोला बेटा ये ब्लैंक पेज आता है वहां पे, हाँ। और उस पे साइड में बॉर्डर्स होते हैं। फिर उसने बॉर्डर्स पे लिखना स्टार्ट किया। फिर उसने मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाके देखा कि सर ने खुद ने हाथ से लिखे हुए आंसर भी डाले, तो फिर वो उसको कॉपी करने लगा। देन आई रियलाइज्ड कि उसके आंसर का स्ट्रक्चर बनने लग गया। सो एट द एंड ऑफ द डे व्हाट आई थिंक इज कि यहां तक पहुंचते पहुंचते अगर वो स्ट्रक्चर भी कर पा रहा है आंसर को, Exactly. जो कि पहाड़ भरा काम है यूपीएससी में आंसर लिखना, अगर वो स्ट्रक्चर कर पा रहा है तो इससे बेहतर चीज क्या हो सकती है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, शायद आप लोगों ने भी इसको फेस किया हो। बिल्कुल सर, ये पैरेलल रहा है। बिल्कुल सर। इसमें सर एक चीज जो मैं एक और ऐड ऑन करना चाहूंगा इसमें ना, वो आता है कि जैसे ये जब भी प्रोग्राम रन हो रहा था तो हम लोग आपस में बैठ के बातचीत भी करते थे कि सर कॉलेज के बच्चे हैं, थोड़ा इस तरीके से पढ़ाना है। अपने कॉलेज के दिनों को याद करते थे हम लोग, तो हम लोग देखते थे कि भाई अब कॉलेज में गए हैं, कुछ शातिर बच्चे भी होते थे उसमें से, कोई इसका कोर्स कर रहा है, लीडरशिप का कोर्स कर रहा है, कोई हार्ड स्किल्स सॉफ्ट स्किल्स इन सब के कोर्सेज कर रहे हैं। उनकी ज़िंदगी हमें लगता था सेट हो रही है, हम नहीं कर पाते थे कभी। हमारे दिमाग में यूपीएससी चलता था। तो अब इस चीज़ का सोल्यूशन भी प्रारंभ बैच के अंदर में दे दिया गया कि बच्चे ना सिर्फ यूपीएससी कर रहे हैं बल्कि यूपीएससी के बियॉन्ड जाके जो उनकी सॉफ्ट स्किल्स हैं, जो उनकी हार्ड स्किल्स हैं, वो भी सीख पा रहे हैं सेम ही कोर्स में। तो मतलब जो उनका भविष्य है वो इस हिसाब से सुरक्षित होते जा रहा है कि यूपीएससी तो चलो तुम्हारा तैयार हो ही रहा है, बट 3 साल बाद जब तुम सारे सॉफ्ट स्किल हार्ड स्किल्स लेके निकलोगे, लीडरशिप समझ लिया तुमने पावर पॉइंट एक्सेल के फॉर्मूले समझ लिए, तो अब तुम किसी भी कॉर्पोरेट जॉब में भी जाना चाहते हो ना, गुड टू गो, कोई बात नहीं, निश्चिंतता के साथ जाओ। तो जो कॉन्फिडेंस ये बिल्ड कर रहे हैं बच्चों में, ये भी बहुत सराहनीय है सर। सर इनसे इनका इनहेरेंट पर्सनैलिटी डेवलप होता है। बिल्कुल। और दूसरी चीज की सर, जैसे वो बच्चा कभी ये महसूस नहीं करता कि वो खाली हाथ है सर। हाँ, यूपीएससी की प्रिपरेशन करने वाला बच्चा वो हमेशा रियलाइज करता था कि वो खाली हाथ है। ये बच्चा ये रियलाइज नहीं करेगा कि वो खाली हाथ है। एटलीस्ट ये पॉइंट तो रहेगा सर। बिल्कुल है सर। एक चीज और बताइएगा, पूरे बैच में आपका फेवरेट टीचर कौन है सर? सर ये सवाल कॉन्टिन्यूसली मैं भी पूछ रहा था बच्चों से कि तुम सबका फेवरेट टीचर कौन है सर देखिए, बट बच्चे बहुत तेज है। बच्चे तेज हैं सर। वो क्या करेंगे, मेरी क्लास में लिखेंगे सर यू आर द बेस्ट, आपकी क्लास में भी लिखा होगा सर यू आर द बेस्ट। बट उसके साथ साथ एक और चीज मैंने एनालाइज की। बिल्कुल सर, एक ट्रेंड मैंने भी जो देखा, जैसे कि अगर मेरी क्लास चल रही है कि सर आपकी क्लास बहुत बढ़िया चल रही है, लेकिन इसके बाद जो है वो दीपेंद्र सर की, जैसे मेरी आपके पैरेलल क्लास चल रही है, दीपेंद्र सर की ज्योग्राफी चल रही है, बहुत मजा आ रहा है, और मैं भरत सर के पैरेलल भी पढ़ा रहा था कि भरत सर की जो क्लास है वो पैरेलली पॉलिटी की चल रही है, भरत सर की क्लास में भी बहुत मजा आ रहा है। मेरे चैट बॉक्स में वो आपके बारे में बात कर रहे हैं, भरत सर के बारे में बात कर रहे हैं, सत्य प्रकाश सर के बारे में बात कर रहे हैं, वो आपकी साइंस एंड टेक की क्लास की बात कर रहे हैं। तो मतलब ये देखने में आ रहा था कि वो एक क्लास पढ़ रहे हैं और वो दूसरी क्लास के टीचर के लिए इक्वली एक्साइटेड। मैं एक छोटा सा इंसिडेंस और बताता हूँ। मैं एक वैसी वीडियो दिखा रहा था, जैसे हमारे चैनल पे बहुत सारे एनिमेटेड वीडियोस हैं ज्योग्राफी के, तो उसमें आपकी वॉइस थी जी। तो जैसे ही मैंने वो वीडियो रन किया तो सारे बच्चे एक्साइटेड, दिस इज शिवम सर, दिस इज शिवम सर। तो ये उनके मन में भी बताता है कि हाँ ठीक है, पीपल आर इक्वली एक्साइटेड। वो सब ऋषभ सर की इकोनॉमी पढ़ के भी बच्चे एकदम अप लेवल पे हैं। तो वो मतलब ये एक रहता मेरे है। क्लास में आती थी, मैं और ऋषभ सर साथ में पढ़ाते थे। हाँ हाँ, पैरेलल चलता था। तो उस टाइम पर ऋषभ सर के खूब सारे नाम आते थे मेरे चैट बॉक्स में। और इवन जैसे बाद में ऋषभ सर ने बताया कि भरत सर की क्लास आती थी, भरत सर ने बच्चों को चूरन का पुड़िया दिया है कुछ, हाँ हाँ, है ना? तिब्बत का चूरन। तिब्बत का चूरन है, हाँ। तो उसके खूब सारे कमेंट्स आते थे कि सर आप भी 1-2 पुड़िया ऐसे निकाल दो, हम लोग को दे दो। तो ऐसे मतलब बच्चों का जो सपोर्ट है ना सर, वो एक तरफ से जब शुरू में आए थे तो हम लोग को लगा कि बच्चे बहुत क्वेश्चन पूछते हैं, बट इनके साथ उतना ही इमोशनल कनेक्ट भी रहा है हमारा, हम सबका ही रहा है सर। बिल्कुल सर। और आप सबको लास्ट क्लास अपनी याद ही होगी। लास्ट क्लास में वो खुद इमोशनल हो जाएंगे और आपको भी इमोशनल कर देंगे। आपको भी इमोशनल कर देंगे। पहले मैं सोचता था ये सिर्फ ऑफलाइन में आप बच्चों के सामने बैठते हो तो आपका कनेक्ट होता है तो बच्चा आपको फेयरवेल देगा, बट मैंने नहीं एक्सपीरियंस किया था कि ऑनलाइन में बच्चा आपको इतना अच्छा फेयरवेल देगा। वो आपको मैसेज करेगा, आपके टेलीग्राम पे इतने बड़े बड़े मैसेज लिखेगा, दैट इट इज वेरी ओवरवेलमिंग फॉर मी ऑनेस्टली। बिल्कुल सर। तो सर
हमें लगता है कि ऐसे डिस्कशन हमें थोड़े कभी बैठ के और भी कर लेने चाहिए। सर मतलब हम अपने एक्सपीरियंस एटलीस्ट शेयर कर पाएं कि हमने जो बैच अभी देखी, एक नया तरीके का ये एक इनिशिएटिव था, नई तैयारी थी, एक नया अप्रोच हमने ऑप्ट करने की कोशिश की थी, तो उसमें हमने कैसे महसूस किया, स्टूडेंट्स के साथ हम कैसे कनेक्ट हुए, वो हमसे कैसे जुड़े, ये डिस्कशन बहुत ज़रूरी है सर। और इसको ही मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि मेरा जो पहले फियर था, अब वो आगे आने वाले बैचेस के लिए बहुत बड़ा एक्साइटमेंट। और इस डिस्कशन से मेरे को ये भी अच्छा लगा कि एटलीस्ट मैं अपनी बात को बता पाया कि हाँ, सबने सेम फील किया है इन बच्चे। एग्जैक्टली। तो सर आगे के बैचेस के लिए आई होप हम सब लोग वापस से उतने ही एक्साइटेड हैं। बिल्कुल। तो सर मिलते हैं फिर बच्चों से, कुछ नए बच्चों से अपने नए बैचेस में। ऑलराइट सर, ठीक है। थैंक यू सर।